तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। आज आपको सुनाएंगे उस शख्स की जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा जो क्राइम में निकला। मुंबई के अंडरवर्ल्ड का अपने ज़माने का बहुत बड़ा नाम, और जिसके उस 18 साल के पीरियड में, लॉन्ग 18 ईयर्स, उसने निकाले अमर नायक के साथ, जो अपने ज़माने का सबसे बड़ा डॉन गिना जाता था उस एरिया का, दादर अगरीपाड़ा। वो पूरी बेल्ट जो थी, वैसे तो चलती पूरे शहर में थी, बहुत बड़ा गैंग का हिस्सा विखरोली से भी ऑपरेट करता था, थाना में बहुत बड़ा उनका एरिया ऑफ ऑपरेशन था। लेकिन जो उस समय शुरुआती स्टेज में चंद बड़े लोग अमर नायक के साथ जुड़े थे, उनमें से सबसे बड़ा नाम आता है दीपक रहाटे का। और ये दीपक रहाटे की जिंदगी का सफर इतना इंटरेस्टिंग है जितना उसके अंडरवर्ल्ड की जिंदगी का सफर। एक जमाने में बचपन में दादर की वेजिटेबल मार्केट, सब्जी मंडी, होलसेल मार्केट में सब्जी बेचा करता था बचपन में। और क्यों बेचने लगा था सब्जी, वो भी अपने आप में एक कहानी है। और 18 साल अंडरवर्ल्ड में रह के पता नहीं कितने मर्डर किए, कितने में नाम आया, कितनों में नहीं आया। और उस दौरान माया ढोलक से झगड़े, मनिया सुरभि से झगड़े, पोटिया भाई के साथ काम, ये सब काम उसने किए। लेकिन 18 साल के बाद एक बार फिर वो आदमी देखा गया उसी जगह पे, जमीन पे, रोड के फुटपाथ के ऊपर बैठ के सब्जी बेचते हुए, जहाँ से उसने अपना दादर का करियर शुरू किया था। अब कैसे वो सब्जी बेचने वाला बना और 18-20 साल के बाद कैसे फिर उसी जगह पे सब्जी बेचने लग गया, ये कहानी है दोस्तों दीपक रहाटे की। दीपक रहाटे बेसिकली सेंटा क्रूज का रहने वाला था। और वो दौर था जब 80-70 के दहाके के और 80 का दहाका शुरू हो रहा था। उस समय इस आदमी के घर के आसपास सेंटा क्रूज में बहुत बड़ा एक ग्रुप जो था वो ऑपरेट कर रहा था, पोटिया भाई का। और उसका एनकाउंटर भी बाद में उसी एरिया में हुआ था। रहने वाला वो भी दादर का था। अगर बाजार में मनिया सुरभि की हुकूमत चलती थी। मनिया सुरभि आपको मालूम है, जिसका सबसे पहला एनकाउंटर हुआ 1982 में। 81 में दाऊद इब्राहिम के बड़े भाई साबिर के मरने के बाद ये एक बात गलत तौर से फैलाई गई कि मनिया सुरभि उस कत्ल में शामिल था। लेकिन बाद में सिद्ध हुआ कि नहीं था, कहानी कुछ और थी। वो किस्सा हमने आपको सुनाया, 3-4 एपिसोड उस पर बना चुके हैं। और वो शख्स जो वो गाड़ी चला रहा था, जिस गाड़ी में पठान कंपनी के लोग थे, आलमजेब अमीरजादा, और वो गाड़ी चलाने वाले आदमी के साथ हमने आपकी मुलाकात करवाई थी अकबर लाला से। खैर, उस कहानी में नहीं जाएंगे। तो मनिया सुरभि का साबिर के मर्डर में कोई हाथ नहीं था। लेकिन उसके पहले मनिया का एक खास दुश्मन था उसी इलाके में, पोटिया भाई। पोटिया भाई के साथ, क्योंकि उसका एरिया ऑफ ऑपरेशन सेंटा क्रूज था और ये आदमी दीपक रहाटे सांता क्रूज का रहने वाला था, तो उसके टच में आ गया। अब उसके टच में आने के बाद इसकी दुश्मनी भी मनिया सुरभि से हो जाती। छुप छुप के रहना, डर डर के रहना, घर पे नहीं जाना, महीनों निकल जाते थे घर वालों के दर्शन किए हुए। लेकिन उस मनिया सुरभि के एनकाउंटर के बाद और पोटिया भाई का एनकाउंटर उसके बाद ये आदमी एक बार फिर काम की तलाश में था। तो इसकी
मुलाकात अमर नायक के लोगों से कैसे होती है, वहाँ से की कहानी शुरू होती। तो सेंटा क्रूज में एक बार इसका भाई, बड़ा भाई, उसका साथ की गली में कुछ लोगों से झगड़ा होता है, इसके भाई को बुरी तरह पीटा जाता है। और ये अपने भाई से छोटा था लेकिन बर्दाश्त नहीं हुआ, ये घर से जाता है, एक लोखंड की रॉड उठा लाता है और उसके दूसरी गली में घुस के उन लोगों को बुरी तरह पीटता है जिन्होंने इसके भाई को मारा था, मार पिटाई की थी। उनमें से एक आदमी सीरियस रूप से घायल हो जाता है और कई दिनों तक हॉस्पिटल में एडमिट रहता है। तो उससे इस आदमी को पुलिस ढूंढ रही होती है। तो इसकी मदर जो थी वो दादर एरिया में रहती, ग्रैंड मदर, दादी इसकी, वो इसको सेंटा क्रूज से उठा के दादर ले आती है और वहाँ इसको सब्जी बेचने की जो एक उनके पास जगह थी, वहाँ आपको बता दें छोटी छोटी 2 फीट बाई 2 फीट की जगह, 2 फीट बाई 3 फीट, 3 फीट बाई 3 फीट, इस तरीके से फुटपाथ पे और साथ के जो सब्जी मंडी के बाहर खुला मैदान है वहाँ पे जगह किराए पे दी जाती थी और सबकी की पूरी मार्केट हफ्ता देती थी अमर नायक को। अमर नायक ने भी अपनी ज़िंदगी उसी भाजी मार्केट से शुरू की थी। वहीं उसके बड़े भाई को किसी ने मारा था और उसके साथ उसको बचाने के लिए अमर नायक ने उस पर हमला किया और उसके बाद अमर नायक कितना बड़ा दादा बन गया अंडरवर्ल्ड का। बिल्कुल उसी तरह इस दीपक रहाटे की कहानी है। भाई का बदला लेके सेंटा क्रूज से भागा, दादी ने सब्जी बेचने लगा दिया और वहीं से हफ्ता इकट्ठा होता था अमर नायक का, तो उसके टच में आ जाता है। लेकिन जो सेंटा क्रूज में कांड करके आया था उसकी खबर पुलिस को लग जाती है तो इसको पकड़ लिया जाता है और आर्थर रोड जेल में भेज दिया जाता है। अब आर्थर रोड जेल में अमर नायक के बहुत से लोग बंद थे, वहाँ पे इनकी उनसे दोस्ती होती है। इसकी माँ, दादी, वो भी अमर नायक को गुहार लाती है कि हमारा बच्चा अभी छोटा है, उसको तजर्बा नहीं है, गलती होगी उसकी हेल्प कीजिए। तो अमर नायक अपने वकील खड़े करके इस आदमी की जमानत करवाता है और यह आदमी उसका गुलाम बन जाता है कि इतने बड़े भाई ने मेरी जमानत करवाई है तो उसके साथ हाथ मिला लेता है। और उसके बाद जो जो काम अमर नायक के इसको बोले करने के लिए इस आदमी ने किए। एक बार तभी दाऊद गैंग के साथ अमर नायक का बहुत बड़ा पंगा चल रहा था, दूसरी तरफ अरुण गवली गैंग के साथ उसकी लड़ाई चल रही थी। अग्रीपाड़ा और उस एरिया में दोनों साथ साथ नज़दीक ही रहते थे। अमर नायक का हेडक्वार्टर अग्रीपाड़ा जेल की एक तरफ था और अरुण गवली का हेडक्वार्टर जेल की दूसरी तरफ था, आर्थर रोड जेल के। तो वहाँ पे इनकी दुश्मनियाँ, और वहीं पे इसकी दादी का घर था छोटा सा, जहाँ पे तो सब जानते थे अमर नायक का एरिया और उसमें रहना तो एक अपने आप में बहुत बड़ी बात उन दिनों में गिनी जाती थी कि मैं अमर नायक का पड़ोसी हूँ। खैर, तो जेल से जमानत होने के बाद ये आदमी पूरी तरह अमर नायक के साथ जुड़ गया। करते करते इस आदमी ने इतने क्राइम कर दिए, पुराना रिकॉर्ड 98 में तो इसने छोड़ दिया था, सब क्राइम उसके पहले के हैं। तो ये शख्स जब पकड़ा गया बहुत सालों के बाद, वो पकड़ा गया माया ढोल के साथ झगड़े के बाद। एक बार दाऊद कंपनी के लिए माया ढोलस और दिलीप बुआ काम कर रहे थे। इधर अमर नायक के साथ जो खास 4-5 शूटर थे उनमें से एक ये दीपक रहाटे था। ये बात खुद उसने, मेरे एक मित्र हैं, बहुत सीनियर क्राइम पत्रकार हैं मुंबई के, देवाशीष पानीग्राही, मुझे आज अचानक याद आया कि बहुत साल पहले देवाशीष ने इस
दीपक रहाटे की एक इंटरव्यू की थी। उसने इसको ढूंढ लिया था इतने सालों की गुमनामी के बाद, जब ये आदमी दादर की उस मार्केट में बैठ के सब्जी बेच रहा था। तो वहाँ पे जाके इसने लंबी चौड़ी बात की थी दीपक के साथ। हमारे मित्र क्राइम रिपोर्टर देवाशीष पानीग्राही ने। तो आज मैंने देवाशीष को फ़ोन किया बहुत सालों के बाद और उनको याद दिलवाया कि आपने एक आर्टिकल अपने अखबार में लिखा था, मैंने पढ़ा था और मुझे याद है। उसकी एक मुझे कॉपी भेज दीजिए और कोई तस्वीर आपने दीपक रहाटे की खींची हो तो वो भेज देना। तो उन्होंने कहा कि तस्वीर खींचने से उसने मना किया था कि मैं बड़ी मुश्किल से एक नई ज़िंदगी मुझे मिली है, अ न्यू लाइफ, तो मैं वो जी रहा हूँ, मैं अपना चेहरा पट्टी नहीं करना चाहता, तो उसने तस्वीर नहीं खींचने दी थी। अब पुलिस रिकॉर्ड में पुरानी तस्वीरें मांगने जाओ तो बोलते हैं 20 साल के पहले की तस्वीरें हम आर्काइव में भेज देते हैं, वहाँ से मंगवानी पड़ेंगी। गूगल पे कोई तस्वीर नहीं है उसकी, क्योंकि तभी गूगल था ही नहीं, कहाँ से मिलेगी। तो खैर देवाशीष से मेरी बात भी हुई, उन्होंने काफ़ी बातें बताई। तो अपनी देवाशीष के साथ ये बात करते करते दीपक रहाटे ने बताया कि ये मेरे लिए एक नई जिंदगी है। जब मैं था तो मैं जब काम करता था 18 साल क्राइम की दुनिया में निकाले, किसी की परवाह नहीं करता था। उसने कहा कि एक बार उसके ऊपर माया ढोलस और दिलीप बुआ ने अटैक कर दिया था, चाकू भी मारे थे और गोलियां भी चलाई थी, लेकिन मैं बच गया। उसके बाद मेरा जो गुस्सा था बदला लेने का, रिवेंज का, उसने मुझे और बड़ा क्रिमिनल बना दिया। तो मैं दाऊद इब्राहिम के जो बंदूकधारी थे, शार्प शूटर थे, उनको ठीक किया करता था। तो बहुत काम किया मैंने, लेकिन बहुत केसेस में नाम आया नहीं, लेकिन जिनमें आया उसको चलते हुए जब इसको पकड़ा गया तो एक के बाद एक के बाद एक 3 बार इसके ऊपर टाड़ा लगा। उस समय का टाड़ा बहुत सख्त कानून था। एक जमाना था जब अकेले अमर नायक के 450 कारिंदे टाड़ा के नीचे जेलों में बंद थे। महाराष्ट्र की अलग जेलों में, आपको हैरानी होगी सुन के कितने लोग अमर नायक के लिए काम करते होंगे, जबकि 450 के करीब, कोई अग्निपाड़ा में, कोई थाना में, कोई कल्याण में, कोई पूना में, नासिक में, नागपुर, अमरावती, कोल्हापुर, सोलापुर, कोई ऐसी जेल नहीं थी जहां अमर नायक के आदमी टाड़ा के सन में बंद नहीं थे। क्योंकि उसके गैंग के खत्म होने का बड़ा कारण ये था कि पुलिस ने एक बड़ा अभियान चलाया था अमर नायक के कारिंदों के खिलाफ। टाड़ा उनके ऊपर ही लगता था जिनके पास से खतरनाक हथियार बरामद किए जाते थे, और ये आदमी तो हमेशा अपनी 9mm की पिस्टल साथ में रखता था। पकड़ा गया तो टाड़ा लगना ही था। उसमें से अमर नायक की एक बहुत बड़ी फौज हुआ करती थी वकीलों की, अपने लोगों के केस वो सुप्रीम कोर्ट तक लड़ता था। तो टाड़ा की अपील एक एडवाइजरी बोर्ड में जाती है तो कई बार वहाँ से खत्म हो जाते थे, नहीं तो हाई कोर्ट से बेल मिल जाती थी। अब एक के केस में 15-15, 20-20 लोग इन्वॉल्व होते थे तो कई बच जाते थे। तो करते करते तकरीबन इस आदमी के वो तीनों टाड़ा के केस में इसकी जमानत होती है, बाहर आता है तो और मर्डर हो जाते हैं। उसके बाद फिर जेल में जाना पड़ता है। तो 18 साल में से काफ़ी साल जेल में निकले और इसकी शादी भी जेल में ही होती है। और उसने एक और अपना गम देवाशीष को बताया कि मेरा सुधरने का कारण एक और भी है। जेल से मैं जब जमानत पे आया तो शादी की, उसके बाद दूसरा केस हो गया तो फिर जेल जाना पड़ा, दूसरी बार टाड़ा लग गया। उसी दौरान उसकी एक बेटी पैदा होती है तो फिर वापस आता है। बेटी को देख के इसको लगता है कि सब कुछ छोड़ दूँ, लेकिन उसके बाद माया ढोलस का अटैक हो जाता है, दिलीप बुआ का।
ये आदमी फिर उसका बदला लेता, फिर जेल चला जाता है, और इसकी जेल में रहने हुए इसकी वो छोटी सी बेटी बच्ची की मौत हो जाती। वो बात इसके दिल में बहुत लगती है कि मैं आखिरी समय अपनी बेटी का ख्याल नहीं रख सका। तब इसने फैसला किया कि अब और नहीं, मैं इस जुर्म की दुनिया छोड़ दूंगा। करते करते 98 में 96 तक इसके कुछ केसों में बरी हो गया था। जो 2-3 बचे थे वो 98 में सब केस क्लियर होने के बाद इसने कान पकड़ लिए कि अब मैं जुर्म की दुनिया में नहीं जाऊंगा। तो उसी समय उस इलाके के जो डीसीपी थे दत्ता परसगलीकर, जो बाद में महाराष्ट्र के डीजीपी रहे और आजकल शायद दिल्ली में बड़े ओहदे पे हैं, उन्होंने इसको एक प्रयास एनजीओ चलता है जो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज चलाती है मुंबई में, चैंबूर में, ट्रॉम्बे में, उसमें इसको दाखिल करवा दिया रिहेबिलिटेशन के लिए। जेल में रहते हुए, जुर्म की दुनिया में रहते हुए दारू पीना, सिगरेट पीना, नशे करना, ये सब में पहुंच गया था। मनोवृत्ति क्रिमिनल की बन गई थी। तो 2 साल उस एनजीओ प्रयास के साथ काम करके इसका वो क्राइम का भूत पूरी तरह दिमाग से निकल गया। लेकिन उसके बाद भी अमरनाथ के लोग और दाऊद के लोग जो गैंगस्टर थे इसका पीछा नहीं छोड़ते थे। तो सबसे पहली बार इसको अरेस्ट किया था एसीपी जेल्टे ने। तो ये उनके पास जाता है और पांव पकड़ लेता है कि सर, आपने मुझे पहली बार पकड़ा था और मुझे सुधरने के लिए कहा था, मैं नहीं सुधर सका, अब मैं सुधरना चाहता हूँ, लेकिन ये लोग पुराने गैंगस्टर मुझे जीने नहीं देते। तो जेल्टे साहब ने इसकी बहुत हेल्प की दोबारा ज़िंदगी में सेटल होने के लिए। तो तभी टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज का पूरा ग्रुप जो ऐसे लोगों को बिखरे राहों से निकाल के सही रास्ता दिखाने का काम करते हैं, वो ग्रुप इसके साथ पूरी तरह खड़ा हुआ। लोकल डीसीपी को मिले, पुलिस कमिश्नर को मिले, और वो लोग जिसको तंग करते थे उनको अपने तरीके से पुलिस ने समझा दिया कि इसकी ज़िंदगी में दखल नहीं देना। एक और बात जो इसने बताई कि पहले मैं, जब मेरे को पैसा आता था, कुछ आमदन होती थी, तो मेरी दादी, मेरी माँ उस पैसे को हाथ नहीं लगाते थे। मैं चाहता था कि मैं इसी तरह पैसे कमाई करूं जो मैं अपने घर जाके अपने फैमिली के हवाले वो कमाई कर सकूं। तो ले देखे इसके पास वही वो एक इसका बाकड़ा सब्जी बेचने वाला बचा था, जहाँ इस आदमी ने फिर से सब्जी बेचनी शुरू कर दी। और जब ये इंटरव्यू देवाशीष ने की तो उसकी उम्र 56 ईयर्स हो चुकी थी। काफ़ी साल पहले की इंटरव्यू की हुई। तो उसने ये भी कहा, क्योंकि उसकी अपनी एक ही बेटी थी और उसकी डेथ हो गई थी। उसके बाद उसका एक ब्रदर इन लॉ, उसका साला होगा या जीजा होगा, उसकी डेथ हो गई थी किसी एक्सीडेंट में। तो उसकी एक बेटा और बेटी थी, तो मैंने उनको अडॉप्ट कर लिया। अब जब नई ज़िंदगी शुरू करनी है तो काम भी अच्छे करने चाहिए। मैंने उन दोनों बच्चों को पढ़ाया लिखाया। मैं 8वीं जमात तक नहीं पढ़ सका था, लेकिन मैंने अपने वो 2 बच्चों को, अडॉप्टेड चिल्ड्रन, उनको अच्छा पढ़ाया लिखाया और दोनों की शादी कर दी। देवाशीष का कहना है कि जब वो ये बात सुना रहा था तो उसकी आंखों में और उसकी आवाज़ में एक आशा की किरण थी कि उसने कोई जिंदगी में अच्छे काम भी किए। तो आज उसका पता नहीं आप कितनी उम्र होगी, मैं देवाशीष को पूछना भूल गया कि ये इंटरव्यू कितने साल पहले की थी। तो शायद आज भी होगा, मैं बात करूँगा, मुंबई जाऊँगा। अगर वो, मैं चाहता हूँ कि जिंदा हो, आशा करता हूँ जाके मिलूँगा और कुछ बातें करेंगे उसकी सब्जी के धंधे से अब कितनी संतुष्टि है और क्या ज़िंदगी में उसने खोया, क्या पाया।
तो दोस्तों ऐसे बहुत से किस्से हैं अंडरवर्ल्ड में जहाँ लोग किसी न किसी मजबूरी से गलत रास्ते पे चले जाते हैं, लेकिन जब कहते हैं कि क्राइम का रास्ता वन वे ट्रैफिक होता है, सिर्फ जाने का रास्ता है, वापस आने का नहीं होता, लेकिन वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। अगर आपकी आत्मशक्ति है आपके पास तो वापस आने का रास्ता आप ढूंढ सकते हैं। इसी किस्म की बहुत सारी कहानियां हैं जिनके ऊपर देवाशीष ने बहुत काम किया है। एक और इसी किस्म का शख्स था राहुल यादव। वो आज मैराथन रनर बना हुआ है, 21 मील की रेस दौड़ता है मैराथन में, और अपने आप को फिट रखने के लिए 21 मील रोज दौड़ता है अपने घर तक जाने के लिए नेड़े के रेलवे स्टेशन से। और वो चॉकलेट डिलीवरी करता है घरों में, 20-22 हज़ार सैलरी तनख्वाह पे काम कर रहा है। वो आदमी जिसके दोनों हाथों में गन हुआ करती थी, तहलका उसके नाम का था, आज वो आदमी स्वीट्स, चॉकलेट, मीठी चीज़ें लेके लोगों के घरों में जाके डिलीवर करके आता है। एक दिन वो किस्सा भी आपको सुनाएंगे। लेकिन ये दीपक रहाटे का किस्सा ये ज़्यादा अहमियत रखता है। वो खुद नहीं सुधरा, उसने अपने परिवार को भी आगे बढ़ाने की कोशिश की और कामयाब हुआ। तो दोस्तों इसी किस्म के किस्से कहानियाँ लेके फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।